हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने डेली करंट अफेयर के सेशन को फॉलो किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ जो कि जुड़ा हुआ है भूटान ग्रीन क्रिप्टो करेंसी के साथ। भूटान एक ऐसा देश है जो कि इंडिया का नेबर है। साथ ही वहां पे अगर आप कार्बन एमिशन की बात करो तो बिल्कुल और बिल्कुल नेग्लिजिबल है। राइट। भूटान ने कोशिश ये की है कि जो माइनिंग वगैरह करते टाइम कार्बन का एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे पोल्यूशन होता है, वो सारी चीजें और कम की जाए। हाइड्रो पावर पे हम ज़्यादा शिफ्ट हो जाएँ, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें ताकि भूटान की इकोनॉमी भी बूस्ट हो और ब्रेन ड्रेन जो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यूथ्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं किसी दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में, वो चीज़ रिड्यूस हो। और भूटान सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। नाउ व्हाट इज़ ग्रीन क्रिप्टो करेंसी? ये एक डिजिटल टाइप की करेंसी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड, सोलर, फॉसिल फ्यूल इन सब से एनर्जी जनरेट करने पे ज्यादा फोकस करती है। राइट। भूटान का ये टारगेट है कि ये पूरी तरीके से 100% हाइड्रो पावर पे डिपेंडेंट बन जाए, यानी कि वाटर को कहीं पर स्टोर करके लेक्स में, डैम्स में, उससे ये लोग बिजली बनाने का काम करें। जब माइनिंग होती है तो कार्बन बहुत ज्यादा एमिट होता है और ये कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं फुल्ली। इको फ्रेंडली फूटप्रिंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। साथ ही भूटान में जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, अपने इंडिया में कैलकुलेट की जाती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। पर भूटान क्या कैलकुलेट करता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यहाँ के लोग कितने खुश हैं, वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। अब आप सोचो, एक ऐसा देश जो कि काफी हद तक न्यूट्रल है, जहाँ पर पोल्यूशन आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे देखने मिलता है, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस काउंट होते हुए देखने मिलती है, जहाँ पर जीडीपी नहीं, जीएनएच काउंट किया जाता है, वो कंट्री कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। वहाँ पे आपको फ्रेश एयर, अच्छा सीनिक व्यू, शांति मिलेगी, राइट? और इन्होंने ये स्टेप उठाया है, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अब ज़रा लोकेशन वाइज़ भूटान को भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि इंडिया का ये नेबरिंग स्टेट है, सॉरी नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे आपको सिक्किम मिलता है इंडिया का और यहाँ पे आपको मिलता है आसाम वाली लोकेशन। वेस्ट बंगाल भी इसी के जस्ट यहाँ नीचे मिलता है और भूटान जो है यहाँ पर लोकेटेड है। भूटान बॉर्डर शेयर करता है चाइना से और अपने इंडिया से। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। करेंसी की बात करें तो गल्ट्रम। भूटान को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा था। मुझे ईयर एग्जैक्टली नहीं याद है पर किसी न किसी ईयर में ये जरूर पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से देश को? तो वो देश है भूटान। भूटान के फ्लैग पे अगर आप देखोगे तो उसपे एक ड्रैगन बना हुआ है। ड्रैगन को ड्रुक कहा जाता है। बेसिकली भूटानीज माइथोलॉजी के हिसाब से ये लोग ड्रैगन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। साथ ही भूटान का सबसे हाईएस्ट ऑनर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो अवार्ड। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ये अवार्ड हालांकि अनाउंस तो 2021 में किया गया था, पर ये अवार्ड मोदी जी को 2024 में दे दिया गया है। भूटान के किंग एट प्रेजेंट हैं जिग्मे नामग्याल जी। तो इतनी डिटेलिंग जो भूटान से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आप यहाँ से इस न्यूज़ से ये याद रखोगे कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी किसने लॉन्च की है हाल ही में। नाउ मूविंग विद द सेकंड न्यूज़। बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैली हुई थी कि यूपीआई आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो कि डिजिटल पेमेंट का यूज़ करता नहीं है। तो ये अफ़वाह उड़ी थी कि अगर 2000 से ज़्यादा पेमेंट किया जाएगा तो उस पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी, है ना? वो डिसाइडेड नहीं था कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, पर ऐसा था कि जीएसटी लगाएगी। गवर्नमेंट ने इस क्लेम को पूरी तरीके से नल्लीफाई कर दिया कि जो भी ये चीज़ चल रही है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा 2000 से ज्यादा भी अगर पेमेंट किया जा रहा है तो वाया यूजिंग जीपे, भीम यूपीआई व्हाटएवर। साथ ही क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहता है कि डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, यूपीआई को और ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो क्यों ही गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी, है कि नहीं? ऑलरेडी हम लोग कई सारे फॉर्म में जीएसटी पे करते ही करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप
उठाया है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में देखोगे तो डिजिटली कितने पैसे ट्रांसफर किए गए थे 21.3 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ करके मार्च 2025 के अगर डेटा के हिसाब से आप देखो, ये बढ़ करके 260.56 लाख करोड़ हो गया। मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग डिजिटली पेमेंट पे शिफ्ट हुए हैं। अब लोग कैश बहुत कम रखते हैं, बिल्कुल ही फुल्ली डिजिटली मोड पे शिफ्ट हो चुके हैं। हर जगह फ़ोन से फटाफट से पेमेंट किया, विद इन अ सेकंड पेमेंट रिसीव हो गया, है ना? तो ऐसा गवर्नमेंट ने किया है और याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि किसी भी टाइप का वो जीएसटी इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ जीएसटी की अगर बात की जाए तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में भारत में। कौन सी कमेटी थी जिसने जीएसटी को लाने का प्रपोजल दिया था? तो वो कमेटी है केलकर कमेटी। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाकर के ये टैक्स पे नहीं करते हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं और उसी में हम जीएसटी पे कर देते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे होते हैं। इनकम टैक्स की अगर आप बात करोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा करके पे करते हैं। यूपीआई की अगर बात की जाए तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे रेगुलेट करता है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, जिसे लॉन्च किया गया था 2016 में। तो ये सारी डिटेलिंग इस न्यूज़ से थी जहाँ पे मैंने जीएसटी, यूपीआई, एनपीसीआई किस प्रकार का टैक्स है, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना, कब इम्प्लीमेंट हुआ और अभी रिसेंटली क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ आई थी, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ एक ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एटलांटा। तो आखिर क्या है ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है बाय यूरोपियन कंट्री। एक्चुअली ये ऑपरेशन हर साल कह लो आप या 1 साल, 2 साल के बाद ये ऑपरेशन होता ही रहता है लगातार। कौन से रीजन में होता है? इंडियन ओशन से लेकर के रेड सी वाले रीजन में। अभी आगे हम इसका मैप भी देखेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट की जाती है, ये ऑपरेशन इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि सोमालियन पायरेट्स यानी कि आपने सुना होगा समुद्री लुटेरे, है ना? उनसे सेव करने के लिए, क्योंकि इंडियन ओशन से लेकर के रेड सी वाला जो रास्ता है, वहाँ से यूरोपियन कंट्री को कनेक्ट किया जाता है और सोमालिया के जो भी पायरेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरे रूट को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करके ये शिप्स वगैरह को लूट लेते हैं या तो शिप को नहीं जाने देते आगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते ये ऑपरेशन एटलांटा लॉन्च किया जाता है ताकि शिप्स की मूवमेंट को स्मूथ बनाया जा सके वाया दिस रूट। पहली बार इस ऑपरेशन को कब लॉन्च किया गया था? तो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था ईयर 2008 में। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारी इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन एटलांटा में पार्टिसिपेट किया है। तो आप याद रखना कि ऑपरेशन एटलांटा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ये सोमालियन पायरेट्स से बचने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए, ताकि इंडियन ओशन से रेड सी वाला जो रास्ता है वो क्लीन रहे, है ना? सेफ रहे, इसलिए लॉन्च किया गया है। अब ज़रा मैप पे आते हैं। ये देखिए, ये है सोमालिया। ये वाला जो एरिया है ये रेड सी वाला एरिया है, राइट? रेड सी, ये वाला एरिया। एंड आप इंडियन ओशन को देख सकते हो। इंडियन ओशन कहाँ है? इंडियन ओशन यहाँ पे है। तो यहाँ से शिप्स जो हैं वो स्वेज कैनाल से होते हुए एंटर करती हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये शिप्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए इंडिया से अगर कोई शिप जा रही है तो वो यहाँ मुंबई या गुजरात के पोर्ट से चलेगी और इंडियन ओशन से रास्ते से होते हुए ये रेड सी से क्रॉस होते हुए यहाँ तक पहुंचेगी। तो होता क्या है, ये जो सोमालिया है बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम है बाबल मंदाब स्ट्रेट, जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। यहीं पर ये लोग अटैक करते हैं, लूट कर लेते हैं और शिप्स का मूवमेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो उसी से सेव करने के लिए यहीं पर लॉन्च किया गया है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन एटलांटा। आई होप कि आप याद रखेंगे कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि रिसेंटली न्यूज में ऑपरेशन एटलांटा था, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये अफ्रीका का मैप है एंड दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न जैसा बन रहा है ना ये, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें टोटल 4 कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट इज सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये चारों अफ्रीका की कंट्रीज हैं। यहाँ इरिट्रिया है, ये इथियोपिया है, दिस इज सोमालिया एंड यहाँ पे छोटू सा आपको जिबूती देखने मिलेगा।
तो ये थी इस न्यूज़ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। मैप पे भी मैंने बता दिया कि कहाँ पर रेड सी, कहाँ पर इंडियन ओशन, कौन-सा रास्ता, ठीक है? मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज़, लगातार हम 3 डेज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया गया कब? 19th ऑफ अप्रैल को। हमारे बॉडी में लिवर जो है, इसका वेट होता है 1.5 केजी। ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि हमारे बॉडी में खाने को डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थीम की अगर आप बात करो तो 2025 की थीम रखी गई है फूड इज मेडिसिन, और इस दिवस का सेलिब्रेशन लगातार 2010 से वर्ल्ड लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है। तो कब करते हैं वो आप याद रखना। अगला जो डे है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज डे। हर किसी का ड्रीम होता है, जिसने भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो उनका ड्रीम होता है कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, है ना? तो ये डे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1947 में फर्स्ट सिविल सर्विसेज का बैच रेडी हुआ था, जिस दिवस को डेडिकेट करते हुए हम सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर? मेटकैफ हाउस में, न्यू दिल्ली में, जिसे हेड किया था हमारे उस टाइम के होम अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। पहली बार सिविल सर्विसेज डे मनाने का प्रोविजन कब से आया? ईयर 2006 से। इसलिए इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन सब में जितने भी लोग हैं उन्हें हम मोटिवेट कर सकें उनके काम के प्रति। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चीज चली आ रही है। आप सभी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, पहले इसका एग्जाम लंदन में होता था, फिर इंडिया में होना स्टार्ट हुआ, राइट? साथ ही यूपीएससी एग्जाम की अगर शुरुआत की आप बात करो कि किसने ये एग्जाम शुरू किया, तो ये एग्जाम शुरू किया गया बाई चाइना। यही है सारे प्रॉब्लम की जड़। सिविल सर्वेंट्स को और किन नाम से जाना जाता है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राइट? इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21st ऑफ अप्रैल को, ठीक है? एक और दिवस की बात कर लेते हैं, दैट इज अर्थ डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। पहली बार इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था 1960 में यूएसए में, और पहले बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में। एम क्या है? ताकि हम अपने अर्थ को, मदर अर्थ को प्रिजर्व कर सके पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब बेसिकली अर्थ को सेव कर सकें, इसलिए अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ टारगेट एक सेट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 हैं, उन्हें किसी भी तरीके से 2030 तक अचीव करने का। थीम रखी गई है 2025 की, आवर पावर आवर प्लैनेट। 2024 की अगर थीम की बात की जाए तो वो था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 2025 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ डे का 55th एनिवर्सरी। आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तीनों डेज आप याद रखोगे क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं भारत ने जब अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। तो इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कब किया था? 1975 में। ये था आर्यभट्ट इसका नाम। इंडिया ने यूएसएसआर की हेल्प से, यानी कि आज का प्रेजेंट टाइम रशिया की हेल्प से, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और ऐसा करने वाला भारत बन चुका था 11th कंट्री इन द वर्ल्ड। और 2025 में इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट वही हैं, एक फेमस मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, है ना? अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आईएएस पर्सनालिटीज को अपॉइंट किया है, कुछ सेक्रेटरीज उन्हें दी है, राइट? तो कुछ चार इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 18 या 25 के आसपास आईएएस ऑफिसर्स को दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्रेटरीट, पर हम यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट के नाम पढ़ेंगे। अरविंद श्रीवास्तव, इन्हें दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और समीर कुमार सिन्हा जी, इन्हें दिया गया है सिविल एविएशन का सेक्रेटरीट। निकुंज बिहारी ढल, इन्हें दिया गया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का सेक्रेटरीट। और संतोष कुमार सारंगी, इन्हें दिया गया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरीट। तो ये चार थोड़े इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। मैं उसकी लिस्ट आपको पूरी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? जहाँ पे टोटल 18 लोगों को
अलग-अलग सेक्रेटरीएट दिया गया है, सौंपा गया है, वो मैं वहाँ पे आपको टीजी कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एक चैनल नाम का ब्रांड है। ये ब्रांड एक्चुअली यूरोपियन ब्रांड है, फ्रांस का ब्रांड है। पहली बार किसी भारतीय को इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और वो भारतीय कोई और नहीं बल्कि अनन्या पांडे है। ठीक है? सबसे पहली भारतीय है। कहाँ का ब्रांड है? ज़रूर याद रखिएगा। आप सभी को एक और ब्रांड याद होगा, लोरियल पेरिस। ये भी फ्रांस का ही ब्रांड है, राइट? और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर एट प्रेज़ेंट आप देखोगे तो वो हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, राइट? तो पहली भारतीय को अपॉइंट किया गया है, इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ करंट अफेयर। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल के सेशन में। नोट्स अपना बनाओ एंड टीजी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।